हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का स्टार्ट करेंगे। ये आपको कहाँ काम आएगा? तो आपको सभी जगह काम आएगा। ये जो NCERT है, NCERT का सार संग्रह है और ये अभी हाल ही में जो BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती लिया जाने वाला है या 69 प्रीलिम्स या SI यानी सभी एग्जाम में चूँकि NCERT का महत्व बढ़ता गया है तो आपको काम आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत क्या है फ्रेंड्स? एक 10 सेकेंड लूँगा। एक्चुअली जो आधुनिक भारत का कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सी मतलब होता है कि आप में बौद्धिक और तार्किकता आनी चाहिए। मतलब ये हुआ, किसी ने आपको कोई बात कहा, ठीक है, उस बात को आप अपनी कसौटी पे, ठीक है, कसौटी पे किसी चीज़ को देखिए, वो चीज़ें जो बोल रहा है वो सत्य है या नहीं। मेडावल और एंसेंट में क्या होता था कि जो जिसने बोला, ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि ये बात सही है तो सही हो जाता है। लेकिन आधुनिकता का मतलब हुआ आप में चीज़ों को समझने, चीज़ों को देखने, चीज़ों को सुनने और चीज़ों को कसौटी पे सही गलत क्या है इसको देखने की जो कसौटी है, यही तार्किकता, यही बौद्धिकता को आधुनिक कहते हैं। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। शिक्षक भर्ती में जो मेनली पढ़ना है वो नेशनल मूवमेंट्स है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है। बट आप सीधे मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कोरिलेट, समावेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उससे थोड़ा पहले आपको बैकग्राउंड देखना है, आखिर मूवमेंट यानी आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं क्या है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी जो यूरोप का कंपनी है भारत आया और यहीं से आधुनिकता की शुरुआत होती है और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की भी शुरुआत होती है। तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जो प्रथम यूरोपीय था वो कौन था? पुर्तगाली था। फ्रेंड्स, एक सवाल आता है कि भारत की खोज हुई। एक्चुअली भारत का तो खोज बहुत पहले हो चुका था और व्यापार भी बहुत पहले हो रहा था, लेकिन जो 1553 में कस्तुतुनिया में, मतलब कस्तुतुनिया के जो जगह था वहाँ से व्यापार को रोक दिया गया। इससे जो हुआ कि जो यूरोप और भारत का जो संपर्क था स्थल मार्ग से वो टूट जाता है। उसी की वजह से काफ़ी दिनों बाद, लंबा संघर्ष के बाद क्या होता है कि जो पुर्तगाली व्यापारी है वो भारत में समुद्री मार्ग के माध्यम से पहली बार पहुंचा। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्री मार्ग हेतु व्यापार से आने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। कब आया था? तो 17 मई 1498 में, ठीक है। कब आया? 17 मई 1498 में। किसने आया? तो वास्को डी गामा। कौन आता है? तो वास्को डी गामा, यानी प्रथम व्यक्ति जो आने वाला था वो कौन था? यूरोपिया, वास्को डी गामा, ठीक है, जो किस मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग से। अब दूसरा है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जो स्वागत किया था वो था जैमुरिन राजा था, जो स्थानीय शासक था, इसने स्वागत किया। यही वो व्यक्ति है जिसने पूरे भारत की पतन का नींव रखा। कौन था? जैमुरिन। ये क्या था? तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कहाँ पे? कालीकट। कालीकट कहाँ पर है? तो ये जो इलाका है भारत का, केरल वाला टाइप, ये इलाका है, यहीं पे कालीकट है। अगर आप केरल घूमने जाएंगे तो यहाँ पर जो पार्क है वहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा पहली बार यहीं पे आया था, ठीक है। ये फ्रेंड्स NCERT सार संग्रह है, इसका डिटेल वीडियो भी आएगा नेक्स्ट। ये NCERT के बेसिस पे है, बट इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो स्पेशली जो नेशनल मूवमेंट है, वो भी उसका अलग से वीडियो आएगा। ये NCERT सार संग्रह जो आपको पढ़ने की जरूरत है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन। कहाँ पे? कोचीन में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोठी शब्द है ना, ये अपने आप बहुत भारी भरकम है। आपको सिंपल समझना क्या है कि उस समय जो व्यापार होता था, चूंकि पुर्तगाली बाहर से था, एक मान ली एक दुकान है और उसको चारों साइड से घेर रखा है, उसी को कोठी नाम दिया गया है। यानी कहाँ था? तो व्यापारिक कोठी कहाँ था? तो कोचीन में। कहाँ था? तो कोचीन और कोच्चि में, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? यानी प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि प्रथम वायसराय कौन था। फ्रेंड्स ध्यान रहे, ये प्रथम वायसराय है। ये पूछा जाता है कि वास्तविक कौन है? संस्थापक। ये प्रथम वायसराय है। जब कब आया था? ये 1505 में। नेक्स्ट अब सवाल है कि पुर्तगाली ने भारत को क्या क्या दिया? तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई चीज़ें आप जो खाते होंगे वो भी पुर्तगाली का देन है। जैसे तंबाकू, मतलब आप खाते नहीं होंगे, लेकिन तंबाकू भी किसका देन है? पुर्तगाली का। कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का भी श्रेय पुर्तगाली को ही जाता है। यानी कृषि, जो किसका कृषि? तंबाकू का।
और प्रिंटिंग प्रेस किसने किया? पुर्तगालियों ने दिया। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में होता है। कहाँ? गोवा में। कहाँ होता है? गोवा में। सागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यही पहला व्यक्ति है जो वाइसरॉय बन का था। ये एक्चुअली है क्या? इसका मतलब ये था कि जो जैसे भारत को देख लीजिए एक सेकंड के लिए, ये भारत है, तो भारत के क्या, ये पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, तीनों साइड से क्या पानी है। तो ये जो पानी के बगल में क्या किया पुर्तगाली ने, एक मतलब अपना डेरा बना लिया, जहाज के माध्यम से पूरा पानी में अपना डेरा बना लिया, जहाज मतलब घर जैसा बना लिया, और वहां से जो भी आता जाता था उस पर टैक्स लगाता था। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल या नीले जल की नीति। ठीक है, ये किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पूछा जाता है कि किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट, अब जैसे कि एक चीज और है, जब पुर्तगाली जब भारत आया था तो उस समय एक्चुअली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे मान लेते ये ग्लोब है, देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाली कहाँ था? नीदरलैंड का था। कहाँ का था? नीदरलैंड है कहाँ पे? तो नीदरलैंड एक्चुअली यहाँ पर एम्स्टर्डम, नीदरलैंड ब्रिटेन के पास है। यहाँ से पहले क्या था कि जो पहले व्यापार होता था, वो जो व्यापार होता था स्थल मार्ग से यानी इस मार्ग से होता था। ये जो लाल सागर का पार्ट है, यहाँ से भारत आता था, भारत इंडोनेशिया ये सब आता था। क्योंकि यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से इधर से आते आते इधर आया, यहाँ से फिर ऐसे पहुंचा, यानी इतना दूर से घूम का आया, इसीलिए इसको स्थल मार्ग खोज कहते हैं। अब फ्रेंड्स हुआ ये था कि जब भारत की खोज के निकला तो कई अलग अलग जो खोज करता थे, जैसे वास्को डी गामा, ये तो भारत आ गया, लेकिन कोलंबस क्या था? ये कोलंबस चला गया अमेरिका, यानी यहाँ से तो चला लेकिन पहुंच गया अमेरिका। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ दिन तक रहा, तो उसे पता चला कि नहीं ये तो भारत है ही नहीं, लेकिन तब तक वो किसका खोज कर चुका था? अमेरिका का। वही बात की जाए कैप्टन जेम्स कुक, ये ऑस्ट्रेलिया यानी यहाँ आ चुका था, यहाँ आ चुका था। कहाँ आ चुका था? ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा तस्मान कहाँ पहुंचा? तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास है। न्यूजीलैंड कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पास है। वही बर्थोलोम्यू डियाज, ये कहाँ पहुंचा? तो केप ऑफ गुड होप, दक्षिण। ये केप ऑफ गुड होप क्या है? तो ये जो दक्षिण अफ्रीका का ये पार्ट है मैप में, ये जो निचला पार्ट है, यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ से उसको भारत दिखने की उम्मीद दिखा, इसलिए इसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप, यानी आशा की किरण इसका नाम दिया। यानी अलग अलग एक टीम चला जिसमें से अलग अलग जगह पे पहुंचा। तो जो भारत पहुंचा वो वास्को डी गामा था, अमेरिका पहुंचा कोलंबस था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा कैप्टन कुक था, तस्मान पहुंचा तस्मानिया और न्यूजीलैंड, इसी के नाम पर भी ये नामकरण हुआ है, और डियाज पहुंचा केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका का सबसे, जैसे इंडिया का सबसे निचला पॉइंट ये है, उस तरह से अफ्रीका का जो सबसे निचला पॉइंट है यहाँ पे पहुंचा कौन? डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर। ये भी पूछा जाता है। प्रथम कौन था? प्रथम जो था अल्मीडा, जो 1505 में आया था। लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? अल्बुकर। कौन था? अल्बुकर। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाल का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? यानी औपचारिक रूप से गोवा को किसके समय मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कूना। इसके समय में क्या हुआ? तो जो पुर्तगाली का जो क्षेत्र था उसमें हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? गोवा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए काटेज अल्मेडा काफिला पद्धति यानी काटेज अल्मेडा करवन सिस्टम को आरंभ किया था। ठीक है, एक तरह से मतलब घेर घूर के रखता था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए हुए थे वो डच। कौन आए? डच। कहाँ के निवासी थे? डच एक्चुअली किसका है? नीदरलैंड्स, जो पहला नाम था हॉलैंड, नीदरलैंड जिसका हॉलैंड है, और पहले डच कहा जाता था। यानी पहला कौन आया? पहला आया पुर्तगेज, उसके बाद डच यानी पीडी आया, पहला पीडी आता है। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स ये है कंपनी और उसका स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और उसका भारत में आगमन। ठीक है, कंपनी स्थापना और उसका भारत में आगमन। चलिए देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। तो पहला कौन था? तो पहला था पुर्तगाली कंपनी, लेकिन उसका नाम क्या था? पूरा नाम की बात की जाए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अस्तो द इंडिया। कहाँ था? पुर्तगाल का। इसका गठन स्थापना कब हुआ था? 1498 में, और भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ लगा? कोचीन। कहाँ लगा? कोचीन। ठीक है, दूसरा कौन था?
देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनी है, आया दूसरा नंबर पे डच है, आया कौन है? डच। लेकिन कंपनी किसने बनाया था पहले? तो अंग्रेज ने बना लिया था। कब बना लिया था? तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी जो अंग्रेज का जो कंपनी था, उसका नाम बहुत बड़ा है, हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये नाम था, कहाँ था? ब्रिटेन का। इसका गठन कब हुआ था? 16 में। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है, जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का जो मुगल शासक कौन था? तो किसके समय हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में। और कंपनी कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। तो पहला कहाँ? कोचिन, दूसरा कहाँ? सूरत। नेक्स्ट, एक फ्रेंड्स यहाँ पे बार बार एक चीज आपको दिख रहा होगा कि आखिर ये ईस्ट क्यों लगाता है। एक्चुअली अगर आप ग्लोब को देखिएगा तो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया मान लेते हैं, ये इंडिया है, और इंग्लैंड यहाँ पर है, या यूरोप जो है यहाँ पर है। तो चूंकि ईस्ट साइड में, इधर ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट, चूंकि ईस्ट साइड में व्यापार करने की के लिए स्थापित किया गया था, इंडिया, इंडोनेशिया, इस तरह से जो सिंगापुर द्वीप जो है, ये सब पे व्यापार करने का था। इसीलिए सभी कंपनी में ईस्ट इंडिया लगता है, यानी इंडिया ईस्ट, मतलब ईस्ट साइड में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स है, यानी हॉलैंड वाला। ये इसे कंपनी के मामले में ये तीसरा नंबर पर है स्थापना में, लेकिन भारत में ये दूसरे स्थान पर आया था। पहले आया था पुर्तगेज यानी पुर्तगाल, उसके बाद आया हॉलैंड, लेकिन कंपनी ये बाद में स्थापना किया। यानी ये कहा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि क्या हॉलैंड या नीदरलैंड से पहले ब्रिटेन की कंपनी बन गया था? जी हाँ, ब्रिटेन की कंपनी का स्थापना हॉलैंड से पहले किया जा चुका था, लेकिन ब्रिटेन आता है तीसरे नंबर पे और हॉलैंड आता है दूसरे नंबर पे। तो स्थापना कब होता है नीदरलैंड की कंपनी का? 1602 में। और कंपनी बनता कहाँ पर है? तो मछलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ बनता है? मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में। चौथा नंबर पर कौन है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क का है। ये कब बनता है? तो 1616 में। आता कहाँ है? त्रावणकोर में। कहाँ आता है? त्रावणकोर। उसके अलावा अंतिम जो है, ऐसे अंतिम नहीं है बल्कि ये पांचवा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम क्या था? द इंडस ओरिएंटलिस। ठीक है, ये कहाँ का था? फ्रांस का था। इसका गठन कब हुआ? 1664। कहाँ हुआ? सूरत में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज आपको मार्क करना है, सूरत में दो कंपनी खुला, दो कंपनी का शुरुआत हुआ। किसका? तो एक तो अंग्रेज का, ठीक है, दूसरा फ्रांस का। ठीक है, यानी और एक चीज और यहाँ से आपको मार्क करना है कि सबसे पहले आया कौन? पुर्तगेज। सबसे पहले आया कौन? पुर्तगेज। ठीक है, अब कह रहा है व्यापारिक कंपनी के आगमन के अगर क्रमबद्ध देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगेज यानी पी, फिर आता है डी यानी डेनमार्क, फिर आता है ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, PED, फिर आता है डेनिश, फिर डी, फिर आता है एफ यानी फ्रांस, और फिर आता है एस। ठीक है, आप ट्रिक बना सकते हैं, कंपनी के आगमन के लिए कैसे कैसे आया। जो पीडी है यानी जो प्रतियोगिता से पढ़ने वाले हैं उसको ईडी ने फंसा लिया, यानी FS यानी फंसा लिया, यानी सिंपल ट्रिक है याद करने के लिए। पहले क्या आता है? पुर्तगेज, फिर क्या आता है? डेनमार्क, ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आता है डेनिश, उसके बाद फ्रांस और फिर स्वीडन। ये सब क्रम है, यानी आपको याद ट्रिक बना लेना है। पीडी को ईडी, यानी जो आजकल ईडी का चेकिंग चलता है बार बार ईडी सबको छापा मारा है, तो फंसा लेना FS, क्या हुआ? फंसना। पीडी को ईडी ने फंसा ले, ट्रिक बना सकते हैं। में भारत में पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था, सबसे अंत में गया भी। यानी कह सकते हैं कि जो पुर्तगेज है यानी पुर्तगाली है, सबसे पहले आया भी और सबसे बाद में गया भी। क्या हुआ? सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया भी। कौन? पुर्तगेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो किसने? तो पुर्तगेज जो आया था वो मसाला ले गया था, और ये कहा जाता है कि जो ये जो था वास्को डिगामा जो भारत में जितना खर्च किया उससे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। कहाँ पे? यूरोप में जाके। यानी मानिए 100 रुपया
खर्च किया होगा तो ये 6,000 रुपया मुनाफा कमाया भारतीय मसालों से, ठीक है। लेकिन जो डच कंपनी था, ये था क्या किया, मसाला की जगह क्या किया, कपड़ा को निर्यात करने पर प्राथमिकता दिया, ठीक है। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का किसने आरंभ किया, यानी संयुक्त पूंजी से, तो संयुक्त पूंजी जो आरंभ किया वो डचो नहीं क्या किया था, कपड़े को शुरू किया, कपड़ा का प्राथमिकता दिया और संयुक्त पूंजी भी स्थापना करता है। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ किन दो यूरोपीय कंपनियों के बीच, तो किन दो के बीच हुआ था, तो डच और अंग्रेज के बीच। ये फ्रेंड्स थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। एक्चुअली ये हुआ था कि 1757 के बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद हर एक कंपनी चाह रहा था कि अपना अपना राजा नियुक्त करे। उसी में क्या हुआ, जो डच कंपनी था और अंग्रेज कंपनी था, अपना नवाब बनाने के चक्कर में एक दूसरे से भिड़ जाता है। कब, तो 1759 में किस युद्ध में, तो बेदरा के युद्ध में। ये युद्ध कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर था। ये पहले डिस्कशन किया जा चुका है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे, यानी सीधा से पूछ रहा है, तो कौन आया था, जो जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था, कैप्टन हॉकिंस को। और ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कब भेजा गया था, तो 1608 में। कब भेजा गया था, 1608 में। अब फ्रेंड्स एक फैक्ट और है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, आपको ध्यान से देखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी रूप से कारखाना मछलीपट्टनम 1611 में तथा अस्थायी रूप से 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स ये मैं फिर से कह देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो सीधे आ जाएगा मछलीपट्टनम। लेकिन ये कह दे कि अस्थायी रूप से कहाँ हुआ था, तो सूरत में। कब हुआ था, 1613 में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, किसे निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को। एक्चुअली हुआ ये था कि ये क्या किया था कि मतलब औरंगजेब के जो हज यात्री था या जो बंगाल का जो शासक था या जो मुगल शासक था, उस पर भी ये एक तरह से धीरे धीरे नकेल कसने लगा सर जॉन चाइल्ड, और इसी से औरंगजेब रुष्ट हो गया और इसे खदेड़ दिया। नेक्स्ट, हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया। इसको गोल्डन फरमान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, महाअधिकार पत्र को गोल्डन फरमान, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो फारूक सियार के द्वारा। किसके द्वारा, फारूक सियार। इसमें एक्चुअली है क्या था, ये जो महाअधिकार पत्र है, पूछ सकता है इसका मतलब क्या हुआ। इसके मतलब ये था कि जो बंगाल में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसको मुक्त यानी कोई टैक्स दिए बिना व्यापार करने की अनुमति दे गया था। यानी मतलब बंगाल में टैक्स कीजिए, टैक्स फ्री होकर आप बिजनेस कर सकते हैं। यही था गोल्डन फरमान, 1717 में दिया था। और ये कई बार पूछा जा चुका है, किसके समय में, फारूक सियार के समय में। नेक्स्ट, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कब हुआ, 1661 में। कहाँ का राजा था, इंग्लैंड का। कौन राजा का नाम क्या था, चार्ल्स द्वितीय। विवाह किसके साथ हुआ, कैथरीन के साथ। ये कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। इसी अवसर पे पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप प्रदान किया। कब प्रदान किया, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 रुपया वार्षिक पाउंड किराया लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। यानी कह सकते हैं कि मुंबई इतना जो द्वीप है उसको दहेज में दे दिया था। और दहेज भी मात्र कितने का, मतलब दहेज में कितने का नंबर, दहेज में दे दिया था। और ये जो चार्ल्स द्वितीय था ये किससे लिया था, तो 10 रुपया वार्षिक पाउंड किराए पे मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। तो मतलब समझ सकते हैं मुंबई इतना बड़ा को किस में दे दिया गया, तो दहेज के रूप में। नेक्स्ट, ये भी फ्रेंड्स पूछा था। ये सब फ्रेंड्स आधुनिक भारत का ही पार्ट है और आधुनिक भारत के अंतर्गत ही नेशनल मूवमेंट का ही सब पार्ट है, ठीक है। इसलिए ये नहीं समझना है कि ये नेशनल मूवमेंट का पार्ट नहीं है, सब उसका ही पार्ट है। तो कलकत्ता का स्थापना किसने किया, जॉब चारनॉक, सुतनौती और छोटे 3 और गांव मिलाकर कलकत्ता का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, जॉब चारनॉक के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद मद्रास का फ्रांसिस्को डे, फ्रांसिस डे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नई दिल्ली किसने स्थापना किया? नई दिल्ली में एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने। इसलिए कहा जाता है दिल्ली को लुटियन जोन्स, जो सचिवालय भवन है या पार्लियामेंट एरियाज है उसको क्या कहा जाता है? लुटियन जोन्स। क्यों? क्योंकि इसने ही स्थापना या संस्थापक था। दूसरा बॉम्बे, बॉम्बे किसने बनवाया? गेराल्ड अग्नियार। किसने? गेराल्ड अग्नियार। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र कौन था? बिहार। ये फ्रेंड्स आपके लिए भी आया है। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर में पूछता ही है। क्या कि सोरा और अफीम का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था कहाँ था? बिहार। नेक्स्ट, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से किया गया था? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? कोलबर्ट के प्रयास से। किसके? कोलबर्ट के प्रयास से। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? लुइस 14। फ्रांस होता है, फ्रांस में इसे ही नामकरण पड़ता था, लुइस 14, 13, 11 इस तरह से। फ्रेक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? फ्रेंड्स पहले डिस्कशन किया जा चुका है। कहाँ किया गया था? सूरत में। सूरत में एक और कंपनी का स्थापना हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है या दिमाग पे जोर डालिए किसका था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड का या ब्रिटेन का कंपनी कहाँ था? सूरत में, लेकिन अस्थाई वाला। कहाँ था? सूरत, लेकिन अस्थाई वाला। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति की आरंभ किया। यानी ये व्यक्ति जो है ये काफ़ी खतरनाक व्यक्ति है डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर है और यहाँ से ही ये व्यक्ति जो है भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करने की शुरुआत करता है और इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ता है। और यहाँ से कह सकते हैं कि अब जो युद्ध की नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो गया और आपके क्वेश्चंस की बौछार होने वाली है। ठीक है, ये व्यक्ति कौन था? तो डुप्ले। कहाँ गवर्नर था? फ्रांस का। फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पौंडीचेरी में। यदि पुदुचेरी में, पौंडीचेरी में कौन सा किला बना? फोर्ट लुई का। नेक्स्ट, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन। कौन था? फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट, पुर्तगालियों को सैलो यानी सोली के स्थान पे किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये युद्ध पूछा जाता है, इस युद्ध में यह किस स्थान पे पराजित किया गया था? तो थॉमस बेस्ट। ठीक है, यानी पुर्तगालियों को सोली के स्थान पे किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। एक तो ये क्वेश्चन कई बार, और दूसरा बेदरा का जो 1759 में हुआ था, बेदरा का डच और इंग्लैंड के बीच। दूसरा वनडिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच? तो अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। यानी पूछा जा सकता है इस युद्ध का मैच द फॉलोइंग आता है। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन भी कराऊंगा मतलब डेली बेसिस पे। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। यानी पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध, बंडीवास का युद्ध कब हुआ? तो बंडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। किस मंथ हुआ था? तो जनवरी मंथ में। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला सेपले की संधि। कब हुआ था? 1748। कब हुआ था? 1748। एक्चुअली कर्नाटक युद्ध जो है, एक्चुअली ये युद्ध भारत में शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया, यानी जो यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे शुरुआत हुआ था। किसके लिए? तो वहाँ के जो राजा था उसका उत्तराधिकारी के लिए। उत्तराधिकारी के लिए क्यों करता है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए दो कंपनी है, एक है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड। मान लीजिए अगर ये कंपनी, अगर इसके समर्थक उत्तराधिकारी बनेगा, स्वाभाविक सी बात है इसको व्यापार करने की ज़्यादा छूट मिलेगा। या अगर इंग्लैंड की कंपनी बन गया इसको छूट मिलेगा। इसी को लेके संघर्ष स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? यूरोप में। चूंकि यूरोप में दोनों लड़ रहा था और चूंकि भारत में भी दोनों शासन अलग अलग राज्य पे कर रहा था, यूरोप के लड़ाई के शुरुआत होता है और भारत में भी दोनों आपस में क्या कर जाता है? लड़ जाता है। कौन? फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत होता है ऑस्ट्रिया में, जो कि यूरोप का पार्ट है, लेकिन भारत में भी दोनों होता है ना, मतलब वहाँ लड़ा और यहाँ भी दोनों उसका चला चपाटी एक दूसरे से भिड़ गया। ठीक है, तो प्रथम जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण।
ठीक है, और उसका जो संधि समापन होता है एक्सला चेपले 1748 में। ठीक है, ये युद्ध अनिर्मित रहा। ठीक है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें एक तरह से कह सकते डुप्ले जो था, डुप्ले ये कहाँ का था, तो डुप्ले फ्रांस का था, इसका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहता है और ये इसमें आगे मतलब यहाँ पे फ्रांस मजबूत स्थिति में रहता है। दूसरा युद्ध होता है 49 से 54 में, यानी 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में। ये होता है कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण। क्यों शुरू हो गया? शुरू इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया में दोनों लड़ रहा था और इसीलिए ये दोनों कंपनी भारत में भी शासन कर रहा था और दोनों आपस में लड़ गया। ठीक है, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के संबंध में। अब इसमें संधि क्या होता है, तो पौंडीचेरी की संधि होती है और 1755 में ये युद्ध समाप्त होता है। इसमें लेकिन ब्रिटेन की स्थिति क्या रहता है, मजबूत रहता है। पहला में फ्रांस का थोड़ा सा बढ़त रहता है, लेकिन दूसरा में ब्रिटेन का। और तीसरा होता है कब, ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है। कब होता है, तो सप्तवर्षीय कब से कब तक, ये पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध का संबंध किससे है या कब से कब होता है, तो होता है 1756 से 1763। और ये होता है सप्तवर्षीय युद्ध। अब कारण क्या रहता है, उपनिवेशी के कारण रहता है और समाप्त होता है पेरिस की संधि से। कब, 1763 में। इसमें क्या होता है, ब्रिटेन जीत जाता है या फ्रांस की पराजय होता है। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब, यानी जो युद्ध अलग अलग आंदोलन होता है वो कैसे होता है, इसको देखना है, जो कि क्या है, नेशनल मूवमेंट। मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था, यानी अंतिम जो नवाब था। ठीक है, और अंतिम नवाब नहीं बल्कि अंतिम स्वतंत्र मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त नवाब जो था कौन था, तो बंगाल का या गवर्नर कौन था, मुर्शीद कुली खां। कब से कब तक शासनकाल क्या था, तो 1717 से 1727। ठीक है, और एक 1717 में एक गोल्डन फरमान यानी फारूक सियार जो जारी किया था, वो भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर बीच में सवाल पूछूं क्वेश्चन तो आपको बताना है, मने मन सवाल को जवाब भी देना है ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो। यानी मुर्शीद कुली खां काल कब से कब तक है, 1717 से 1727 तक। मुर्शीद कुली खां ने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। कहाँ से कहाँ बनाया, ढाका से। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश। और है कहाँ पर मुर्शिदाबाद, कहाँ है, बंगाल में। यानी बांग्लादेश से बंगाल को स्थानांतरित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से बंगाल किसने लाया, पश्चिम बंगाल, तो मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो मधुमक्खी से तुलना किसने किया था, तो अलीवर्दी खान ने। किसने, अलीवर्दी खान ने। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था, सिराज उद दौला के समय में। ये इसमें हुआ एक्चुअली ये था ऐसे, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि एक रूम में ब्रिटिश अधिकारी को, बहुत सारे अधिकारी था, मतलब शायद 123 था, शायद कंफर्म नहीं हूँ, जिसमें से 21 बचा और बाकी सब दम घुटने से सबका मौत हो जाता है। कब हुआ था ये ब्लैक होल की घटना, ये पूछा गया कई बार। तो 20 जून 1756 को। कहाँ हुआ था, बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में, शुजा-उद दौला के शासनकाल में। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था, तो किसके मध्य, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद दौला। किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद दौला के बीच। नेक्स्ट, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, जी हाँ, ये आप मार्क कर लें, ये कई बार पूछा जा चुका है बिहार के अलग अलग एग्जामों में कि भारतवर्ष में यानी ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है को माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब कौन कौन था, सिराजुद दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी। जी हाँ, इतिहास की एक ऐसी घटना जहां से भारत को वापस संभलने का मौका नहीं मिला, वो था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था, 23 जून 1757। और इसके युद्ध के बाद से ही भारत में अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित होने लगा। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया, तो मीर जफर था। किसने किया, तो मीर जफर। और यही से कहावत आ जाता है कि मीर जफर वाला काम, जिसे कहा जाता है ना कि मीर जफर वाला काम क्या मतलब विश्वासघात किया। यानी ये जो मुहावरा है कि मीर जफर होता है, जफर वाला काम किया, ये कहाँ से आया है, ये बंगाल के युद्ध के बाद से ही आता है और इसी मीर जफर के नाम से आता है कि मीर जफर ने विश्वासघात किया। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था,
तो जो मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? पश्चात यानी बाद में कौन बना? मीर जफर। कौन बना? मीर जफर। ये अंग्रेज का पिट्ठू था, यानी अंग्रेज का पपेट था एक तरह से। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से माना जाता है? तो सिंपल सी बात है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? आप डेट फ्रेंड्स डेट सहित याद रखें। क्यों? क्योंकि डेट भी बीपीएससी ने कई बार पूछ चुका है। 23 जून 1757। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख घटना है जिसका डेट इसमें मेंशन, हालांकि कुछ और भी है, पहले इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण घटना है जैसे ब्लैक होल घटना, ऊपर देखा कब हुआ था? 20 जून 1756। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध, मोस्ट वीवीआई में वीवीआई कर ले, 23 जून 17। आप फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ बोलिए मने मन, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। इसको भी आप क्या कर ले, याद कर ले, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। उसके अलावा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि 1773। फ्रेंड्स ये जो संधि है ना, इलाहाबाद की संधि, इसमें यह हुआ था कि जब बक्सर की युद्ध हुआ था, जो एक संधि हुआ था बंगाल के नवाब से और दूसरा हुआ था अवध के नवाब से। ठीक है, आगे इसको डिटेल बताया जाएगा, बट अभी एनसीईआरटी का लाइन है तो उसको एज इट इज याद करने की कोशिश किया जाए। 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसको बंगाल का गवर्नर बनाया या नवाब बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम कौन था? तो ये मीर जाफर का ही दामाद था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब, मतलब ये पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध था तो किसने किसने युद्ध में लड़ा शामिल हुआ था? तो अंग्रेज ने, एक साइड अंग्रेज था, दूसरा साइड कौन था? मीर कासिम। ठीक है, एक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय सम्मिलित रूप से सेना पराजित हुआ। यानी कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध में किसके था? 2 कंपनी था। एक तरफ था कौन? तो मीर कासिम, दूसरा शुजा-उद-दौला और तीसरा शाह आलम। इन आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? शाम, SA यानी शाह आलम आप याद कर सकते हैं सीधा सीधी, मास या MAS, मां से याद कर लीजिए। कौन था? M से मीर कासिम, A से आ जाएगा आपको मतलब A से, एक सेकेंड फ्रेंड, सकते हैं बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? SMS गया था। SMS मतलब एक S से आ जाएगा कौन? शाह आलम द्वितीय, एक ऐसे आ जाएगा शुजा-उद-दौला और M से आ जाएगा कौन? मीर कासिम। यानी SMS ट्रिक बना सकते हैं। बक्सर के युद्ध में किसने पार्टिसिपेट किया था? एक साइड अंग्रेज था, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज को क्या गया? SMS गया, यानी कह सकते हैं SMS हार गया। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटेन सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जफर। कौन था? मीर जफर। फिर सवाल एक आया होगा फ्रेंड्स कि मीर जफर को तो हटा दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मीर कासिम को बनाया जरूर था, लेकिन मीर कासिम अंग्रेज के अनुसार काम नहीं करने लगा और वो काफ़ी मतलब अंग्रेज से पंगा लेने लगा, तो इसलिए अंग्रेज फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जफर को ही वापस बना देता है। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल नवाब नजम-उद-दौला तथा क्लाइव के बीच हुआ था। यानी प्रथम संधि किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय और बंगाल नवाब नजम-उद-दौला। ठीक है, और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव। जबकि द्वितीय संधि की बात करें तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। यानी जो बक्सर के युद्ध में 3 शासक था, SMS। ठीक है, तो एक हो गया S शुजा-उद-दौला जो दूसरा संधि किया, बाकी SM जो था वो प्रथम संधि में आया था। किस सिंध के माध्यम से अंग्रेज को बंगाल, संधि होगा, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया गया था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की कौन सा संधि? तो प्रथम वाला से। इलाहाबाद की प्रथम संधि से ये मिल गया था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों? क्योंकि इसने बक्सर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और 1760 के बाद से करोड़ों रुपया क्या करता है? अंग्रेज को देता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल आया होगा आपके मन में कि द्वैत शासन मतलब क्या हुआ। द्वैत शासन का सिंपल से मतलब है, इतिहास में आपको कई जगह मिलेगा कि दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शासन, ठीक है क्या, तो दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शासन मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि जैसे ये अभी जैसे विधानसभा है और केंद्र सरकार है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो दो तरह के विषय होता था, एक आरक्षित विषय, दूसरा बिना आरक्षित विषय। जैसे कि मान लेते हैं एजुकेशन और वित्त यानी फाइनेंस। जो अंग्रेज था क्या किया, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट अपने पास रखा और पढ़ाई लिखाई यानी जिसमें पैसा नहीं था वो भारतीय को दे दिया, भारतीय नवाब को दे दिया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव था। तो देखते हैं आगे क्या है, कुछ मुगल शासक, राज्य के संस्थापक, ये भी पूछा जा सकता है। तो बंगाल स्थापना शासनकाल कब से कब था, तो 17 से 1727 किसके समय में, तो मुर्शीद कुली खां, इसके समय में मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद 1764 किसके समय में हुआ था, तो निजाम उल मुल्क यानी चिनक्लीज खां, इसको क्या कहते हैं, चिनक्लीज खां भी कहते हैं। तीसरा भरतपुर कब से कब था, तो 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह के मदद से। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में सदाउल्लाह खां के माध्यम से। अवध 1722 से 24 के बीच में सदाहत खां, और जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। वही जयपुर की बात करें 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह, आज भी उनका किला दिख सकता है आपको वहाँ जाके। रोहेल पठान, ठीक है, रोहेल खंड वाला था, तो ये मोहम्मद खां बंगस, जो बंगस पठान भी है। और मैसूर में कौन था, तो हैदर अली। मैसूर की स्थापना किसने किया था, हैदर अली। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जैसे कि 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में कुशल अक्रमता की नीति को अपनाया गया। यानी ये पूछा जाता है जो कुशल अक्रमता है, ठीक है, किसके समय अपनाया गया था, लॉर्ड एलन बोरो। इसका कालखंड कब से कब तक है, 1842 से 1844। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ क्षत्रिय राजा है, ये भी आधुनिक भारत में ही आएगा, ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ना है। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। राजा और राज्य जैसे पंजाब और मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था, महाराजा रंजीत सिंह। इनका जन्म कब हुआ था, मतलब ये 1799, ठीक है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, शुक्रचकिया मिसल, ये पूछा जाता है, क्योंकि 12 मिसल था, उसी में से एक का शासक कौन था, रंजीत सिंह के पिता कौन, रंजीत सिंह के पिताजी थे। और फिर उसी का जब पिताजी का देहांत होता है तो 12 साल की उम्र में रंजीत सिंह किस मिसल संबंधित है, तो शुक्रचकिया मिसल एक तरह छोटे छोटे गांव था, मान लीजिए। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ था, लाहौर था। स्टार्टिंग में राजधानी कहाँ बनाए थे रंजीत सिंह, तो लाहौर था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से। क्यों प्राप्त किया था, एक्चुअली यह हुआ था कि रंजीत सिंह ने इसको शाह शुजा को मदद किया था, तो ये उपहार स्वरूप राजा रंजीत सिंह को क्या दे दिया, शाह मतलब कोहिनूर हीरा दे दिया। 25 अप्रैल ये महत्वपूर्ण तिथि है, क्या है, 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि जिनके मध्य संपन्न हुआ, किनके मध्य, तो राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। एक्चुअली है क्या था, थोड़ा समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए आक्रमण करने लगा तो अंग्रेज इससे भयभीत हो गया और एक संधि करता है, क्या अमृतसर संधि। इसमें कहता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सतलज नदी है, ठीक है, तो बोला सतलज नदी के ईस्ट साइड यानी पूर्वी साइड क्या रहेगा, रंजीत सिंह रहेगा, जबकि पश्चिम साइड यानी ईस्ट साइड यानी पूर्वी साइड कौन रहेगा, इंग्लैंड। ईस्ट से इंग्लैंड मतलब ईस्ट से इंग्लैंड और ईस्ट से ईस्ट साइड यानी पूर्वी साइड, और पश्चिम साइड कौन रहेगा, रंजीत सिंह, ठीक है। यानी संधि के माध्यम से क्या हुआ समझौता कि रंजीत सिंह अंग्रेज इधर क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, यानी ईस्ट साइड, क्योंकि अंग्रेज अभी इस साइड ही था, ठीक है। और रंजीत सिंह लाहौर, जो कि पाकिस्तान वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में रंजीत सिंह था, तो रंजीत सिंह किधर रहेगा, पश्चिम साइड। पूर्वी साइड कौन रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, और अपना विस्तार नहीं करेगा। यही संधि में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसलिए उन्होंने ईश्वर की इच्छा, मतलब ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, और ये कथन कई बार पूछा जा चुका है कि धर्म एक
एक शासक है, एक धर्मनिरपेक्ष शासक, इसलिए उन्होंने ईश्वर की इच्छा थी, ये पूछा जाता, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाहों से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये किसका कथन है? तो ये राजा रणजीत सिंह का ये पूछा जाता है। वर्ष 1845 में प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ। यानी सिख युद्ध क्या हुआ, उससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1839 में रणजीत सिंह का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है, निधन हो जाता है। जब तक रणजीत सिंह जीवित रहता है तब तक अंग्रेज और सिख या ये जो पंजाब राज है उसके बीच कभी भी युद्ध नहीं होता है। लेकिन जैसे 1839 में रणजीत सिंह के निधन होता है उसके बाद अंग्रेज क्या करता है? चढ़ाई कर देता है। अंग्रेज चढ़ाई कर देता है कब? तो 1845 में आरंभ होता है प्रथम सिख अंग्ल युद्ध। यानी सिख और अंग्रेज के बीच प्रथम होता है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यानी उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसका शासन काल रहता है 44 से 48 तक। फिर 48 से 56 तक, यानी 1848 से 56 तक कौन रहता है? डलहौजी। तो हम देखेंगे हम लोग आगे भी उसको। ठीक है, तो प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त होता है? तो लाहौर की संधि होता है। कब होता है? 1846 में। कब होता है? 1846 में। और प्रथम अंग्ल सिख युद्ध क्या होता है? समापन होता है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? खड़क सिंह। यानी जब उसका निधन होता है रणजीत सिंह का 1839 में, फिर खड़क सिंह क्या बनता है? इसका बड़ा पुत्र रहता है और यह बनता है क्या? उत्तराधिकारी। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध यह कब होता है? किस गवर्नर जनरल काल में? डलहौजी। डलहौजी कार्यकाल कब से कब है? 1848 से 56। आप भी मेरे साथ बोलिए कब से कब है? 1848 से 56। ठीक है, किसके समय में होता है? डलहौजी के समय में। 13 जनवरी 1849 को चिलियनवाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन रहता है? तो दिलीप सिंह रहता है। ये एक्चुअली ये बहुत मतलब 1 या 2 साल का बालक रहता है, 2 साल का है, वो बहुत मतलब छोटा बालक रहता है। और इसकी माँ जो रहती है संरक्षिका रहती है। कौन रहती है? संरक्षिका। इसकी माँ यानी रणजीत सिंह की पत्नी क्या नाम रहता है? झिंझन कौर। ये पूछा जाता है कभी कभी। तो कौन नाम रहता है? झिंझन कौर। ये बालक रहता है और इसकी संरक्षिका कौन रहती है? इसकी माँ। लेकिन ये बाद में अंतिम शासक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी। चूंकि 1849 में हुआ विलय और 1848 से 56 तक कौन आता है? डलहौजी। यानी क्या करता है? इसको कुप्रशासन का आरोप लगा के, मतलब कुप्रशासन नहीं बल्कि बेहतर शासन या हड़प नीति के तहत डलहौजी क्या करता है? हड़प नीति की जबरदस्ती इसको हड़प लेता है, आक्रमण करके। किसको? सिख साम्राज्य को। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से, अब नेक्स्ट आ गया मैसूर वाला। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? हैदर अली। किसके शासनकाल में? तो हैदर अली के शासन काल में। अब फ्रेंड्स ये एक चार्ट है, इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको सीधे याद कर लेना है। क्या है देखते हैं। पुरंदर की संधि क्या है? पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। बड़गांव की संधि 1779। सालबाई की संधि कब हुआ था? 1782। ये सब फ्रेंड्स ये युद्ध हुआ था, उसी का संधि, युद्ध को चर्चा करेंगे लेकिन संधि एक बार देख लीजिए। देवगांव की संधि 1803 और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में ही। पूना की संधि 1817। ठीक है, ये और इसी संधि के बाद से ही मराठा शासन खत्म हो जाता है। लाहौर की संधि 1846। उसको अमृतसर की संधि अभी आपने ऊपर देखा 1809। नेक्स्ट, अब एक टेबल है अलग अलग युद्ध का, उसको देखते हैं। अंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल 4 युद्ध होता है। अंग्ल मैसूर युद्ध यानी ब्रिटेन और मैसूर राजा के बीच, यानी टीपू सुल्तान और उसके बाप बेटे के बीच 4 युद्ध होता है। प्रथम कौन रहता है? प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब होता है? 1767 से 1769। शासक कौन रहता है? हैदर अली। और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेलेस्ट। ठीक है, और संधि कौन होता है? तो मद्रास की संधि कब होता है? 1769।
ठीक है, इसमें विशेषता क्या रहता है, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। फ्रेंड्स ये रिमार्केबल पॉइंट है, हैदर अली वह दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। नेक्स्ट दूसरा संधि है अंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा संधि कब हुआ था, 80 से 84। ठीक है, गवर्नर इसके समय किसके समय हुआ था, तो हैदर अली, यानी 2 युद्ध हैदर अली लड़ रहा है और 2 युद्ध टीपू सुल्तान लड़ रहा है। हैदर अली पिताजी है, 2 युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें वारेन हस्टिंग रहता है गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, और संधि कौन होता है, मंगलोर का। कब होता है, 1784। इसकी विशेषता क्या था, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान नेतृत्व संभाला, यानी कह सकते हैं कि दूसरा युद्ध में हैदर अली की निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और चौथा युद्ध में किसका, टीपू सुल्तान का। देखते हैं नेक्स्ट तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 92 में टीपू सुल्तान, और उधर रहता है लॉर्ड कर्नवालिस। कौन रहता है, लॉर्ड कर्नवालिस। इसका काल कब से कब तक रहता है, तो 1785 से 1793, और यही व्यक्ति है जो स्थायी बंदोबस्ती भी लाया था। इसमें कौन संधि होता है, श्रीरंगपट्टनम की। शासक कौन होता है, तो टीपू सुल्तान की स्थिति इसमें कमजोर हो गई थी, और इसमें टीपू सुल्तान के 2 बेटे को बंधक बना लिया था और लगभग आधा राज जीत लिया था या छीन लिया था अंग्रेज। चतुर्थ और अंतिम कौन है, चतुर्थ और अंतिम जो मैसूर अंग्ल युद्ध हुआ था कब, 1799। टीपू सुल्तान और अंग्रेज की तरफ से कौन रहता है, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, और इसमें मैसूर सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हो जाता है, मैसूर में पुनः वडियार वंश जो हिंदू वंश का था, वडियार वंश, उसकी स्थापना हो जाता है, और अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि किया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जुकमा ने नेपोलियन से की थी। तो फ्रेंड्स एक और कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त का। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। लेकिन ये अगर ये विल स्मिथ ने कहा, ये स्मिथ का स्टेटमेंट है, लेकिन ये पूछ दे कि विक्टर जकमा के अनुसार नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ब्रिटिश एवं प्रशासनिक नीति यानी ब्रिटेन का क्या क्या नीतियां रहा था, ये देखते हैं। यही सब राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब आरंभ हुआ, कब हुआ था, तो 1765 में। शुरुआत कब हुआ था, मतलब 1757 से 57 प्लासिक युद्ध से इसकी नींव पड़ी, लेकिन इलाहाबाद की संधि जो प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त को, कब हुआ था, 12 अगस्त को, उसमें ये शुरुआत हो जाता है वास्तविक रूप से। बंगाल में द्वैत शासन किसके शासनकाल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और द्वैत शासन मैंने पहले ही बता चुका है कि 2 अलग अलग विभाग है, मालधार विभाग है यानी पैसा वाला है वो ब्रिटेन रखता है, और जो कम चला विभाग है उसको भारतीय को देता है। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया, समाप्त किसने किया, तो वारेन हस्टिंग ने। वारेन हस्टिंग का काल कब से कब तक रहता है, तो रहता है 72 से 73 और 73 से 85 तक, 85 तक। 85 में तो आ जाता है कौन, कर्नवालिस। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, जो न्यायिक सेवा का जन्मदाता है उसको माना जाता है वारेन हस्टिंग को। वारेन हस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, तो 1774 में किस एक्ट के माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहते हैं एलिजा इम्पे, 3 अन्य सदस्य भी रहता है जो विदेशी ही रहता है, टोटल 4 सदस्य रहता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, पुलिस और सिविल किसका, तो लॉर्ड कर्नवालिस, जबकि न्याय का वारेन हस्टिंग। नेक्स्ट 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी का गौरव किसे प्राप्त है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को। किसे, सत्येंद्रनाथ टैगोर को। अब कुछ अधिकारी है उसको देखते हैं फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है कि जो लोक सेवा है यानी जो आयोग है, आयोग जो बना था किसके शासनकाल में, तो एचिंसन आयोग
86 में बना था, किसके काल में, तो लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके काल में, लॉर्ड डफरिन में। उसके बाद इस लिंटन आयोग, ये किसके समय में बना था, ये जो बना था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1912 में, जिसके समय इसी लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1912 में ही चांदनी चौक पे दिल्ली में जब राजधानी का स्थानांतरण हो रहा था, बम भी फेंका गया था। और ली आयोग 1923 में, ये किसके बना था, लॉर्ड रीडिंग के समय में। अब कुछ और महत्वपूर्ण आयोग है से संबंधित है, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो ली आयोग के सुझाव पे ही संघीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसने लागू किया, तो मैंने पहले डिस्कशन कर रखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था, तो 1793 में। नेक्स्ट, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रेंड्स, ये शुरुआत नहीं हुआ, बल्कि ये इस मतलब शासन विस्तार में इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको उपयोग किया, इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही ये चीज़ आता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब है, तो 1798 से 1805 तक, किसका, वेलेस्ली का। नेक्स्ट, एक सवाल आ रहा था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, मार्क करना फ्रेंड्स, क्या है, प्रथम राज्य कौन था, हैदराबाद। कब, 1798 में। व्यापगत सिद्धांत यानी या राज हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किसने लागू किया, तो डलहौजी। ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डलहौजी क्या करता है, जैसे मानिए अवध का नवाब था, ठीक है, या जैसे दिल्ली का, अभी दिल्ली नहीं बल्कि अपने सिख राज को देखा है, तो पंजाब राज, तो क्या हुआ उस पर कुछ बकाया था या शासक कमजोर रहता था या टैक्स नहीं देता था, सीधे आक्रमण करके वो क्या करता था, राज को ही हड़प लेता था। कौन, डलहौजी। इसका कालखंड कब से कब है डलहौजी, तो मैंने कई बार डिस्कशन किया है, 1848 से 56। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कहना चाह रहा है, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। कह रहा है कि पहले यह था ना भारत में, डलहौजी से पहले, कि कोई भी व्यक्ति किसी को गोद ले सकता, मतलब हुआ कि गोद, जैसे किसी के पास कोई शासक है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, किसी गोद ले लिया और वही राजा बनता था। डलहौजी बोलता है नहीं, आप गोद तो ले सकते हैं लेकिन राजा नहीं बना सकते, क्योंकि राज आपका निजी संपत्ति नहीं है। ठीक है, यही कहता है। उसके बाद कह रहा है किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया, यानी अवध को किस आधार पर हड़प कर लिया, तो आउटड्रम रिपोर्ट देता है, आउटड्रम रिपोर्ट दिया, बोला कि यहाँ पे कुप्रशासन है, बढ़िया शासन नहीं चल रहा, और डलहौजी उस पर आक्रमण करके हड़प लेता है। व्यापकगत या हड़प नीति के अंतर्गत कुछ राज्य है, ये सीरीज पूछा जाता है, तो 1748 में 1817 जतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर। आपको इसी तरह सीरीज याद करना है, 17 जतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी। ईयर देख लीजिए, तो 17 1848, जतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर अवध तो 1856 देख ही चुके हैं, अवध नागपुर जो है 1854। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये क्या है, तो मतलब चतुराईपूर्ण मस्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है, तो जॉन लॉरेंस है। ये फ्रेंड्स, ये मैच द फॉलोइंग में आता है, आप इसको ध्यान से देखें, अलग अलग नीति। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, लॉर्ड कैनिंग। कब कैनिंग का शासन कब था, 1856। ठीक है, 1856 से 62 रहता है। इसी में से 1858 में जो ब्रिटेन की सामग्री रहती है, 1 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करती है कि अब ब्रिटेन का शासन समाप्त होता है और भारत पे सीधे ब्रिटेन शासक यानी ब्रिटेन संसद के द्वारा, ब्रिटेन सरकार के द्वारा शासन किया जाएगा। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड किसके शासनकाल में आया था, चूंकि 1856 से 62 तक कैनिंग रहता है, स्वाभाविक सी बात है कैनिंग के शासनकाल में ही आया होगा।
राज उपाधि अधिनियम 1856 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया, मतलब प्रदान किया क्या, किसने नहीं, किसने, मतलब ये नहीं कह सकता। राज उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया, 1856। एक चीज़ तो आप लोग सुने ही होंगे कि विक्टोरिया महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, लेकिन किस अधिनियम के माध्यम से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम, तो राज उपाधि अधिनियम। फ्रेंड्स क्या है, लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया, तो स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग है, इसको मार्क कर लें। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई अकाल हुआ था, जिससे क्या हुआ कि लाखों आदमी, लाखों, ठीक है, लाखों आदमी का निधन हो जाता है। अब बंगाल में सिर्फ आलू, मतलब दुनिया में 2-3 फसल है जिसे आलू, चावल, गेहूँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो बंगाल में अकाल हुआ और अकाल की वजह से सन्यासी विद्रोह भी होता है, और उसी सन्यासी विद्रोह को ध्यान में रखते हुए आनंद मत की रचना होता है, ठीक है। लेकिन अकाल एक बहुत बड़ा समस्या था। तो प्रथम अकाल आयोग किस किस में हुआ था, लॉर्ड लिट्टन 1880 में। कौन था प्रथम अकाल आयोग, किस, स्ट्रेची आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किससे माना जाता है, लॉर्ड रिपन, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 इसका कालखंड आता है, 1882 में 81-82 में ये लाता है। अब कुछ तिथियां हैं अलग अलग आंदोलन का, जैसे वर्ष, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार जो अलग अलग हुआ, ये सब राष्ट्रीय मूवमेंट का ही पार्ट है। तो नेपाल होता है कब से कब तक, 1816 में होता है, लॉर्ड हस्टिंग के समय में। सिंध का विलय होता है 1843 में, लॉर्ड एलम्बरो 1842-44 तक इसका शासनकाल रहता है। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस के समय में। बर्मा 1865 लॉर्ड डफरिन के समय में, 85, और डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कि 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ, उसमें डलहौजी मतलब कार्यकाल शासन था। नेक्स्ट पार्ट आपको इसका जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।